भाभी, ओ भाभी, कहाँ मर गई? सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, क्या हुआ गीता? बोलो, कुछ चाहिए क्या? ये देखो मेरे कपड़ों को, ये कैसे धोया है आपने? ये व्हाइट वाला कुर्ता तो आपने खराब ही कर दिया। गीता, मैंने तो अच्छे से कपड़े साफ किए थे, ये मुझसे नहीं हुआ। अरे कैसी बात कर रही हो आप? इस घर में और कोई भी है क्या काम करने के लिए? इस घर के सारे कपड़े आप ही धोती हो ना? हाँ, तभी तो कह रही हूँ कि मैंने जब कपड़े धोए तब ये दाग नहीं था। अरे क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रखा तुम सबने? क्या हो गई बात? माँ, आप ना अपनी बहू को अच्छे तरीके से समझा दो। मेरे कपड़ों की ऐसी की तैसी करके रख दी इन्होंने। अरे करंजली नासपीटी कहेगी, जब से आई है ना तब से घर में ना किसी चीज का ना नुकसान करती रहती है तू। कभी ये टूट गया, कभी वो टूट गया। हाय रे, तेरे से तो मैं परेशान हो गई हूँ। अब इसका सूट खराब कर दिया तूने। अब ये सूट क्या तेरा बाप लाके देगा क्या? वैसे भी तेरे बाप की इतनी औकात तो है नहीं जो लेके आ सके, लेकिन एक बार पूछ ले तभी भी। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, आप ऐसे क्यों कह रही हो? देखो 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 इस लड़की को, है? एक तो मेरी बेटी का, बेचारी बेटी को कुर्ता खराब कर दिया, ऊपर से मेरे से जुबान लड़ाने चली है ये तो। इससे तो बोलना ही बेकार है। गीता तू चल, तेरे को ना एक नया सुंदर सा कुर्ता दिलाऊंगी। इस करमजली से बोलूंगी ना, मेरा ना मुंह खराब हो जाएगा। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। रानी के साथ उसके ससुराल में ये अक्सर होता ही रहता था। रानी की दो ननद थी, गीता जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, और दूसरी थी सीता जो शादी करके भी ससुराल में रहा करती। लेकिन रानी को उसके ससुराल में उसकी ननद की वजह से अक्सर ही ऐसे तानों का सामना करना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, घर पर एक पड़ोसन आकर सुषमा के पास बैठी होती है। तभी वहाँ पर रोहन आता है। रानी कहाँ हो तुम? क्या हुआ रोहन जी, कहिए। रानी प्लीज एक कप अच्छी सी चाय बना दो। और हाँ, आज तुम्हारे हाथ के फ्राइड राइस खाने का बहुत मन कर रहा है, वो भी बना दो प्लीज। रोहन जी, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, क्या मैं कल आपके लिए राइस बना दूं? अरे क्या हुआ रानी, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस वैसे ही सिर में दर्द था। चलो कमरे में, मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ। देख रही हो ना सुषमा बहन, बहू ने कैसे तेरे बेटे को वश में किया है। हाँ माँ, मैं भी कब से देख रही हूँ। जो रोहन हमारी एक नहीं सुनता था, और आज देखो ना, ये भाभी के पीछे कैसे बंदरों की तरह आगे पीछे डोल रहा है। और तो और इस रानी की बच्ची को तो देखो, मेरे भाई को इसने अपने वश में कर लिया है। वो दिन दूर नहीं सुषमा बहन, जब बहू रोहन को लेके अलग घर में रहने लग जाएगी। ऐसा ना मैं कभी होने भी नहीं दूंगी। माँ, आप ना रहने दो, आपसे भी कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको भी ना आजकल देख रही हूँ, आप ना बस कहकर रह जाती हैं, कुछ करना तो होता नहीं है आपको। अब तो लगता है ना मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि आपसे तो कुछ होने वाला नहीं है। और इस रानी की बच्ची को तो मैं सबक सिखा के रहूंगी अब। पड़ोसन सुषमा के घर में आग लगाकर वहाँ से 9-11 हो जाती है, जिसके बाद गीता अब रानी की नाक में दम करने लगती है। ऐसे ही रोहन अपने ऑफिस के लिए सुबह निकलता है, वैसे ही गीता कहती है, भाभी आज ना मेरे फ्रेंड्स घर आ रहे हैं, तो ये जो नॉर्मल आप दाल रोटी बनाती हो ना, ये आज बनाना मत। आज ना घर में चाइनीज खाना बनेगा। और हाँ, उन लोगों के सामने ना ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इसका अंजाम क्या होगा ये आप अच्छे से जानती हैं। और हाँ, खबरदार अगर आपने मेरे किसी भी दोस्त से थोड़ा सा भी बोलने की कोशिश की तो। ठीक है गीता। गीता, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगी हो रानी को। अरे तुमसे भरी है, इज्जत से पेश आया करो। अरे आप तो चुप ही रहो। आपको ना बहू की ना ज्यादा तरफदारी करने की ना जरूरत नहीं है, समझ आई? ना जाने क्या जादू किया इस लड़की ने। एक तो मेरा बेटा जो अपनी माँ की बातें सुन सुन कर इतना बड़ा हुआ है, खाने पीने से लेकर हर चीज पूछता था, लेकिन अब तो वो कुछ पूछता नहीं है, अपनी पत्नी के आगे पीछे डोलता रहता है। चलो बेटा साइड लेता है तो ठीक है, लेकिन आपने एक बार भी बहू की साइड ली या तरफदारी की तो मुझसे बुरा तो कोई नहीं होगा। तुम दोनों से तो बात करना ही बेकार है।
माँ, लगता है ना मेरे दोस्त आ गए। अब आप देखना इस रानी की बच्ची को मैं कैसे मजा चखाती हूँ। भाभी, 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 मेरे दोस्त आ गए, जरा पानी लेकर आना। हाँ, मैं बस अभी लाती हूँ। ओ माय गॉड भाभी, आप पानी क्यों लेकर आए हो? मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना था। भाभी, अब सभी के लिए ना कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। गीता यू नो ना, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, मुझे कड़क चाय चाहिए। तो फिर मुझे ना कॉफी पीनी है। ये चाय वाय ना डाउन मार्केट जैसा लगता है। आई डोंट लाइक इट। भाभी, आप इसके लिए चाय ले आना, लेकिन हाँ, मेरे लिए ना जरूर कॉफी बना के लाना। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आपने सुन ही लिया होगा, इन लोगों को कॉफी चाहिए, तो आप जाकर कॉफी बनाकर ले आओ। हाँ, मैं अभी सभी के लिए सबकी पसंद की चीजें लाती हूँ। गीता सभी को कोल्ड ड्रिंक और चाय कॉफी देती है, जिसके बाद वो नूडल्स, स्प्रिंग रोल, बर्गर ऐसी तरह के खाने बनाने लग जाती है। और इस सब बनाते बनाते उसे काफी वक्त बीत जाता है। तभी एक बार फिर से डोरबेल बजती है। भाभी, देखना जरा कौन आया है दरवाजे पर। रानी दरवाजा खोलती है और सामने खड़ी होती है उसकी दूसरी ननंद सीता, जिसके पास उसके दोनों बच्चे और उसका पति भी होता है। अरे सीता दीदी, आप आइए ना। दामाद जी आइए। हाँ तो आएंगे ही, तुम ना कहोगी तो क्या हम अपने घर में नहीं आएंगे? अरे नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। छोड़ो तुम, हटो सामने से, अंदर आने दो हमें। रानी को ये बात काफी बुरी लगती है, लेकिन रानी कुछ नहीं कहती। सीता अपने पति और बच्चों के साथ गीता और उसके दोस्तों के पास बैठ जाती है। वहीं पर सुषमा भी होती है। अरे रानी, क्या हो गया? अपनी बड़ी ननद को तो चाय पानी भी नहीं पूछेगी क्या? माँ जी, मैं बस अभी ला ही रही थी। बिना कहे तो कुछ काम तो सुनेगी नहीं। एक काम कर ले, जो ये बच्चे हैं ना, चिंटू मिंटू के लिए बिना मिर्ची का ना खाना बनाइयो। और जो मेरे ये दामाद जी आए हैं ना, उनके लिए बिल्कुल चटपटा सा खाना बना दियो, उनको बड़ा पसंद है। जी माँ जी। पहली बार रानी के मन में ये बात आती है कि ननद परेशान करने के लिए क्या कम थी, जो दूसरी भी आ गई। अब भाई ये बात आई भी कैसे ना। पहले ही गीता क्या बेचारी को कम परेशान कर रही थी कि अब ये सीता भी आकर रोब झाड़ने लगी। खैर, रानी बेचारी कई घंटे तक किचन में खड़ी रही, सबकी फरमाइशों का खाना बनाती रही, लेकिन फिर भी उसकी दोनों नंदे किसी न किसी काम में नुक्स निकाल ही दिया करती। शाम के वक्त गीता के सभी दोस्त चले जाते हैं, तब सीता और गीता फिर से शुरू हो जाते हैं। रानी, एक कप चाय तो पिलाना। अब सभी चले गए हैं तो घर में शांति हो गई है। दीदी, क्या मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ? मैं सुबह से लगी हुई हूँ, पैर बहुत दुख रहे हैं। देखो देखो देखो, इस लड़की को तो देख लो, कोई अपनी बड़ी ननद के सामने पटर पटर जबान चलाई जा रही है। ये एक तो हम थे अपने जमाने में कि हमारी एक हिम्मत नहीं थी कि अपनी ननद के सामने एक चूत कह दे, लेकिन ये एक तो पूरा पैराग्राफ कह देती है। वही तो माँ, मेरे ससुराल में मेरी नंद का कहा तो पत्थर की लकीर होता है। ठीक है दीदी, मैं आराम बाद में कर लूंगी, पहले चाय बना कर ले आती हूँ। रानी बेचारी जैसे तैसे करके सभी के लिए फिर से चाय बनाकर लाती है। खैर, ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। दरअसल सीता को गीता ने जानबूझकर घर पर बुलाया था। दोनों की पहले ही फोन पर बातचीत हो जाती है कि कैसे रानी को परेशान करना है, इसलिए ही दोनों बार बार रोब झाड़ती रही। लेकिन जैसे ही रोहन के आने का टाइम होता है, वैसे ही दोनों रानी से ठीक बर्ताव करने लगती हैं। रानी, क्या बात है? काफी कमजोर लग रही हो। अच्छे से खा पी तो रही हो ना? या फिर मेरी दोनों बहनें तुम्हें ज्यादा ही परेशान कर रही हैं? हाँ हाँ, सारा बोझ तो तेरी बीवी ने ही तो झेला है। मेरी बेटी तो कुछ नहीं करती, वो तो खाली बैठी रहती है ना, वेली है वो तो। और उनके पास तो कोई काम नहीं होगा ना तेरी बीवी को परेशान करने के अलावा। सारा दिन तेरी बीवी को ही परेशान करे वो। अरे मेरी बेटी ना बहुत ज्यादा काम करती है, हद से ज्यादा। तेरे को क्या पता तेरी बीवी करती क्या है? कुछ भी नहीं करती, बस सुबह शाम का खाना ही बनवा लो उससे, बस वही कर दे, वही बहुत है। उसके अलावा वो कोई भी काम को हाथ लगा दे ना, उसके हाथ टूट जाते हैं। अच्छा जी, ऐसा है क्या? मुझे तो लगता था कि मेरी बहनों को ऑर्डर देने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। ये दोनों काम भी करती हैं। मुझे तो आज ही पता चला। ये तो एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या रोहन, तू भी, तुझे तो पता ही है कि मुझे बिना काम किए हुए रहा नहीं जाता है।
मैं दिन में ही रानी को कह देती हूँ कि वो आराम कर ले, बाकी सारा काम मैं कर लेती हूँ। चलो फिर तो अच्छा है, लेकिन रानी फिर भी तुम पतली पतली सी कैसे लग रही हो? वो रोहन जी, आपको वैसे ही लग रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रानी मन ही मन सोच रही थी कि वो रोहन को कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि अगर उसने कुछ बताया तो घर में फालतू का कलेश होगा, इसलिए वो चुप रह जाती है। लेकिन सीता और गीता ने तो मानो कसम ही खा ली थी रानी को परेशान करने की। एक दिन की बात है, अब सीता अपने ससुराल वालों को घर पर बुला लेती है, ये कहते हुए कि उन्हें उनके मायके आए काफी समय हो गया है, तो मम्मी पापा ने उन्हें खाने पर बुलाया है। तो वहीं रोहन अपने काम के सिलसिले में 1-2 दिन के लिए घर से बाहर गया हुआ था, इसलिए उन्हें तो मौका मिल गया था उसे परेशान करने का। ए रानी सुन, मेरे ससुराल वाले आज घर आ रहे हैं खाने पे, तो सारा काम अच्छे से करना, और हाँ, घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए। उन लोगों को जरा भी धूल मिट्टी पसंद नहीं है। आप चिंता मत कीजिए दीदी, मैं सारा काम बहुत अच्छे से कर लूंगी, आपको शिकायत का एक मौका नहीं दूंगी। रानी बिना कुछ खाए पिए लग जाती है घर की साफ सफाई में। सारे रूम को अच्छे से साफ करती है, किचन का एक एक बर्तन साफ करती है, सारी बेडशीट कवर तक ये सब कुछ क्लीन करती है। आधे दिन तक तो घर की सफाई ही होती है और तीनों माँ बेटी सारा दिन टीवी के सामने बैठी रहती है। खैर सफाई करने के बाद रानी खाना बनाने लग जाती है। अरे सीता बेटा, जा देख कौन आया है इस समय। अरे आप सभी आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। माँ देखो, मम्मी जी पापा जी आ गए हैं। बहू एक काम कर, सभी के लिए ना चाय नाश्ता लगा दे। जी माँ जी। रानी सभी को नमस्ते करती है और चाय पानी देती है। रानी के ससुर उसे वहाँ बैठने को कहते हैं। रानी बेटा, तुम यहाँ बैठो थोड़ी देर। जी पापा जी। रानी उनके साथ बैठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सीता कहती है, रानी जरा किचन में तो आना, वहाँ बैठ के क्या बात कर रही हो? अब खाना कौन बनाएगा? चुपचाप यहाँ किचन में सभी के लिए खाना बनाओ, और खबरदार जो बाहर आकर तुम बैठी भी तो। लेकिन दीदी मैं तो वो। चुप कर, आई बड़ी मैं तो की बच्ची। रानी की आंखों में अब पानी आ जाता है। वो इस घर के लिए कितना कुछ करती है, फिर भी इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। फिर भी बेचारी तरह तरह के पकवान बनाती है, लेकिन उससे कोई ये नहीं पूछता कि उसने कुछ खाया है या नहीं। अब वो थोड़ा सा फ्री होकर किचन में ही चाय पी रही होती है, तभी गीता वहाँ पर आती है। अरे ओ महारानी, यहाँ बड़े मजे से बैठकर तू चाय पी रही है, वहाँ पे सब लोगों को खाना चाहिए। चल जल्दी से आकर सबको खाना दे। अरे मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ज्यादा ना चालू मत बन, काम ना करने के ना ये तेरे रोज के ड्रामे हैं। चुपचाप से आकर खाना दे सबको। रानी अब बहुत ही उदास हो जाती है। अब तो वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। वो बिना कुछ खाए पिए सुबह से घर के कामों में लगी हुई थी। वो सभी के लिए खाना लगाती है। रानी का एक बार किचन में तो दूसरा ड्राइंग रूम में, कभी कुछ लाना तो कभी कुछ। खैर रात होने से पहले ही गीता के ससुराल वाले खाना खाकर जा चुके थे, लेकिन अब रानी इतना थक चुकी थी कि ड्राइंग रूम में ही उसे चक्कर आ गए, तो वहीं वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसी वक्त घर में होती है रोहन की एंट्री, जो रानी को सरप्राइज देने के लिए चुपचाप से घर आता है। रानी उठो। रानी क्या हो गया तुम्हें? माँ डॉक्टर को बुलाओ। रोहन बेटा तू? माँ बातें बाद में, पहले डॉक्टर को बुलाओ। बेटा, डॉक्टर को फोन कर दिया मैंने। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं और रानी का चेकअप करते हैं। रानी की हालत काफी नाजुक होती है। रोहन बहुत परेशान होता है। डॉक्टर क्या हुआ रानी को? वो बेहोश क्यों हुई? आपकी पत्नी बड़ी कमजोर लग रही हैं। क्या वो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती? डॉक्टर मैं तो काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता हूँ, लेकिन रानी खाने पीने पर तो ध्यान देती है। ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, समय पे दे देना, और इनके खाने पीने का ध्यान रखना। माँ मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? मुझे बताओ, मुझे सब जानना है। कुछ नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ बेटा, क्या छिपाया जा रहा है। रोहन के पापा उसे सारी बातें बताते हैं। ये सीता गीता क्या करती है, कैसे बेचारी सारे दिन घर के कामों में लगी रहती है। किसी ने उसे चाय पीने तक का मौका नहीं दिया। बेचारी सुबह से शाम तक बस काम में ही लगी रही। ये सुनकर रोहन की आंखें भर आई। मैं अब रानी के साथ इस घर में एक दिन और नहीं रह सकता। जिस घर में मेरी पत्नी के साथ ऐसा सलूक किया जाए, मैं उस घर में नहीं रह सकता। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दे। ये घर छोड़ के मत जा बेटा, तू ही तो मेरा सहारा है। मेरे से ना गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बेटा।
नहीं माँ, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। आप अपनी बेटियों के साथ इस घर में रहो। मेरा अब आपकी बेटियों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। ना वो मेरी बहन है, ना मैं उनका भाई, और ना ये उनकी भाभी। घर में तो मानो मातम सा ही छा गया। सुषमा, गीता और सीता को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें मन ही मन पछतावा भी हो रहा था, लेकिन रोहन किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं था। तब रानी को होश आता है और रानी को पता चलता है कि रोहन घर छोड़ने की बात कर रहा है। रानी रोहन को समझाती है कि वो अपना घर छोड़कर नहीं जा सकते। ये सब उन्हीं का परिवार है और गलतियां सभी से होती है, तो सभी को एक बार मौका दिया जाना चाहिए। रोहन रानी की बात मानकर फैसला बदलता है और फिर कभी उस घर में रानी के साथ वैसा बर्ताव नहीं हुआ। एक दिन रजनी की दोस्त पायल उससे मिलने के लिए उसके घर आती है तो देखती है उसके ससुर बैठे फोन पर बात कर रहे होते हैं। उसके दादा ससुर कुछ लोगों के साथ बैठे ताश खेल रहे होते हैं। उसकी दादी बूढ़ी औरतों के साथ भजन कर रही होती है। तभी वो रजनी से बोलती है, रजनी, ये तेरा घर है या चिड़ियाघर? जहाँ देखो लोग बिखरे पड़े हैं। तेरे ससुराल वालों को सुबह सुबह कोई काम नहीं है क्या? इतने आराम से बैठे हुए हैं। काम तो जब होगा ना यार, जब हम काम करना चाहेंगे। मैं कुछ समझी नहीं, तो कहना क्या चाहती है? अगर ये काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मेरा पेंशन वाला ससुराल है। यहाँ किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं है। सबकी अच्छी खासी पेंशन आती है, आराम से बैठकर खा सकते हैं सभी। सबकी पेंशन आती है? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेरे ससुर जी और दादा ससुर जी की सरकारी नौकरी है। अब दोनों रिटायर हो गए हैं तो उनकी पेंशन आती है। वैसे ही दादी जी के पास भी आती है। तुम्हारे घर का सही है, कोई काम करने की जरूरत ही नहीं, आराम से बैठकर खाओ। लेकिन सही पेंशन वाला ससुराल मिला है तुम्हें। तुझे देखकर ना अब मुझे ही बुरा लग रहा है, जेलस फील कर रही हूँ मैं। पर यार तेरे घर में हमेशा ही मेला लगा रहता है, तुझे तो अकेलापन फील ही नहीं होता होगा। तू जानकर मेरा खून जला रही है या सच में तू भूल गई है कि मैं क्या चाहती थी? नहीं, मैं कुछ नहीं बोली हूँ। ये सब देखकर तो मैं परेशान हूँ कि तू इस चिड़ियाघर में रहती कैसे है। क्या करूँ यार, रहना पड़ता है। तू तो जानती है ना, मुझे हमेशा से अकेले रहने की आदत थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसा ससुराल मिलेगा जहाँ हमेशा मेला ही लगा रहेगा। रजनी और पायल आपस में बात कर ही रही होती हैं। उनकी सारी बातें रजनी की सास माला सुन लेती है, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उनके पास आती है। बहू, ऐसे अपने परिवार की बुराई दूसरों के सामने करना शोभा देता है क्या? अब घर में लोग हैं तो क्या उन्हें घर के बाहर फेंक देंगे? तुझे पता है ना कि हमारा परिवार अभी भी एक साथ है और एक साथ रहने में हमेशा प्यार बना रहता है। माँ जी, मैं बुराई नहीं कर रही थी, मैं तो बस अपना हाल बता रही थी। मेरी दोस्त भी जानती है कि मुझे हमेशा से अकेले रहने की आदत है, लेकिन मुझे ससुराल ऐसा मिला जहाँ हमेशा मेला रहता है। लोग पेंशन पर जिंदा है, कहीं कोई काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस बहू, आज तो बोल दिया। आज के बाद दोबारा ये कभी मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माला रजनी को सुनाकर चली जाती है। तभी पायल रजनी से बोलती है, तेरी सास तो बड़ी गुस्से वाली है, तेरी इसके साथ कटती कैसे? क्या करूँ यार, काटना तो पड़ेगा ही ना। इसीलिए कहते हैं पहले से कुछ नहीं बोलना चाहिए। तू शांत और अकेला रहना चाहती थी, लेकिन तेरा ससुराल तुझे ऐसा मिला है जहाँ शांति का नामो निशान नहीं है। मैं तो तुझे बस ये बताने आई थी कि हमने नया घर लिया है, अगर इस मेले से निकल पाए तो आ जाना। पायल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। रजनी भी अपने कामों में लग जाती है। शाम के समय वो अपने कमरे में आकर आराम कर रही होती है। तभी उसका पति अजय वहाँ आता है और बैग उठाकर बिस्तर पर फेंक देता है। ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हो? अरे बाहर से काम करके आया हूँ, थक गया हूँ, इसलिए फेंक दिया। तुम उठा के रख देना बाद में। वैसे भी पूरे दिन आराम करने के अलावा क्या ही काम रहता है तुम्हारे पास? अच्छा, मैं पूरे दिन घर में आराम करती हूँ, काम नहीं करती हूँ? अरे घर का काम ही कितना होता है। 4 बर्तन होते हैं, उनको धोना होता है, लोगों को खाना देना होता है, साफ सफाई करनी होती है, बस। इससे ज्यादा क्या करती हो तुम? अगर एक दिन ये सारा काम तुम्हारे सर पर मार दूं ना, तो अगले दिन से उठोगे ही नहीं तुम। रहने दो रहने दो। तुम एक काम करो, अपना काम छोड़ो और एक दिन हमारी तरफ बाहर जाके काम करो। उसके बाद तुम्हारा जो होश है ना, ठिकाने आ जाएंगे। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, काम की अदला बदली कर लेते हैं। मैं बाहर जाकर काम कर लेती हूँ, आप घर का काम देख लो। मैं ये लड़कियों वाला काम नहीं करता, ठीक है? और रही बात बाहर का काम करने की, तो अब मुझे भी करने की क्या जरूरत है? मैं कुछ समझी नहीं, आपको काम करने की जरूरत क्यों नहीं है?
यार घर में इतने लोग ही पेंशन आती है, बिना काम करे घर चलता तो है, तो काम करने की क्या जरूरत, घर तो चल ही रहा है ना। सब घर में बैठ के आराम करते हैं और मैं बाहर जाके काम करता हूँ। लेकिन अब मुझे भी नहीं करना है, मैं भी सबकी तरह घर पे बैठ के आराम करना चाहता हूँ। और बात रही खर्चों की, तो पेंशन जिंदाबाद। लेकिन मुझे तो बाहर नौकरी करनी है, क्योंकि मेरा ना इस घर में दम घुट रहा है। तुम्हें जो करना है करो, मैं तो अब कोई काम नहीं करने वाला, आराम करूंगा बस। अजय इतना कहकर हाथों में टॉवल लेकर बाथरूम में चला जाता है। तभी रजनी अपने आप से बोलती है, अब तो पानी सर से ऊपर हो गया है, ये लोग घर बैठे हैं, ये तो समझ आता है, लेकिन ये तो अभी यंग है, इन्होंने भी जॉब छोड़ दी सबकी तरह घर में बैठने के लिए। अब इन लोगों को तो सबक सिखाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, तभी शायद इन्हें समझ में आए कि काम करना कितना जरूरी है। रजनी अगले दिन अपनी सहेली के गृह प्रवेश की पार्टी में जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसके पिता के दोस्त हरीश नाम के व्यक्ति से होती है, जो कि दफ्तर में काम करते थे, जहां से उसके ससुराल वालों को पेंशन मिलती थी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो उनसे बोलती है, नमस्ते अंकल, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता तू कैसी है और तेरा ससुराल वो कैसा है? बस कट रही है अंकल, और क्या ही बोलूं। क्यों बेटा, तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? अंकल जी, ससुराल में तो सब ठीक है, बस ससुराल वाले ही ठीक नहीं है, बहुत आलसी हैं, हमेशा घर में पड़े रहते हैं। उन्हें देखकर अजय जी ने भी काम करना बंद कर दिया है, वो भी घर में खाली पड़े रहते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़का तो मेहनती है, ये देखकर ही तो हमने तेरी शादी उससे करवाई। अंकल जी वो मेहनती हैं, लेकिन सबको फ्री में मिल रही है ना पेंशन को देखकर वो आलसी हो गए हैं। वो कहते हैं घर चलाने के लिए पेंशन आ रही है तो कमाने की क्या ही जरूरत है। ये तो बहुत गलत सोच है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, वो अभी से ऐसे क्यों कह रहा है? अंकल आप मेरी एक मदद कर सकते हो? हाँ बोलो बेटी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ नहीं अंकल, बस कुछ टाइम के लिए हमारे घर आने वाली सभी लोगों की पेंशन रोक दीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए आप। ठीक है बेटी, अगर मुझसे हो सकेगा तो जरूर करूँगा, क्योंकि ये सरकारी काम काज है ना, तुम तो जानती ही हो। जी अंकल जी मैं जानती हूँ, लेकिन बस हो सकता है ना तो कुछ टाइम के लिए बंद करवा दीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। कुछ देर बाद रजनी घर आ जाती है, दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन रजनी बोलती है, माँ जी राशन नहीं है रसोई में, भरवा दीजिए, और हाँ कल वो दूध वाला भी पैसे मांगने आया था, उसे भी दे दीजिए आप। बहू ये सब तो तू देखती थी ना, तो फिर आज मुझसे क्यों बोल रही है? क्योंकि माँ जी हमेशा मेरे पास पैसे रहते थे, अजय जी की भी सारी सैलरी मेरे पास आती थी, आप अपनी पेंशन से मुझे कुछ दे दिया करती थी, लेकिन इस बार मुझे किसी ने पैसे ही नहीं दिए। बहू इस बार पता नहीं क्या हुआ, पेंशन ही नहीं आई, और मेरी क्या किसी की नहीं आई, तो कहाँ से दूँ? लेकिन माँ जी खर्चा थोड़ी ना रुकता है, उसके लिए तो पैसे चाहिए ना। हाँ जानती हूँ बहू, लेकिन अब नहीं है तो क्या करूँ, एक दो दिन संभाल ले, दे दूंगी। माला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। देखते देखते कई दिन गुजर जाते हैं और बीतते दिनों के साथ सभी पेंशन रुकने की वजह से घर के सभी काम रुक जाते हैं, खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। तभी एक दिन बहुत सारे लोग उनके घर अपना अपना कर्जा मांगने के लिए आते हैं, लेकिन पैसे न होने के कारण सबके सामने उनकी इंसल्ट हो जाती है। तभी सभी बैठकर सोचने लगते हैं, पता नहीं क्या सोचकर तूने अपनी जॉब छोड़ दी, तेरे पिता ने भी यही किया, उम्र होने से पहले जॉब छोड़ दी, और तूने भी, सब कुछ पेंशन पर ही रुक गया, तो ये दिन देखना पड़ा। माँ आप सही कह रही हो, मुझे इतनी जल्दबाजी में नौकरी छोड़नी नहीं चाहिए थी। जब तक नौकरी थी तो परेशानी नहीं आती थी, पेंशन के भरोसे बैठते भी नहीं थे हम। मैं तो कहता हूँ अब पैसे आने के और भी रास्ते खोलने चाहिए हमें, बैठने से ना जीवन नहीं चलता। बेटा हमें अकल आई तो, लेकिन देर से। अब न तेरे पास नौकरी है और न ही हमारे पास पेंशन के पैसे, अब घर कैसे चलेगा? सबको अपनी गलती और आलसपने के चलते पछताते देखकर रजनी अपने अंकल को फोन करके सबकी पेंशन सबके अकाउंट में भिजवा देती है। अकाउंट में पैसे आने का एक मैसेज देखकर वो खुश हो जाते हैं, लेकिन अपनी गलती को सुधारते हुए सभी काम करना शुरू कर देते हैं। अजय अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। घर में कोई नहीं होता,
और राजमा की खुशबू से रज्जो अपनी पड़ोसन के घर खिंची हुई चली जाती है। क्या बात है, लगता है कुछ अच्छा बना रखा है शांति ने। अरे ये तो राजमा है और इस घर में कोई नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि राजमा कहाँ गया। इस कहानी की शुरुआत होती है शांति से, जो सुबह सुबह खाना बना रही होती है। वहीं उसका बेटा राजू सोया हुआ होता है। अरे उठ भी जा, आज काम पर नहीं जाना क्या तुझे? हाँ माँ, बस उठ ही रहा हूँ। खाना बना दिया है मैंने, खा लियो। मैं जरा जमींदार जी के पास जा रही हूँ, उनसे अनाज लाना है। ठीक है माँ, आप जाओ ना, मैं खा लूँगा और खेत भी चला जाऊँगा। इतना कहकर शांति घर से निकल जाती है। इधर राजू उठकर नहाने चला जाता है और तभी शांति के घर उसकी पड़ोसन रज्जो का आना होता है। अरे शांति, शांति, लगता है कोई नहीं है घर पर, लेकिन घर तो खुला हुआ है और ये खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आखिर ऐसा क्या बनाया है शांति ने? क्या बात है, शांति ने राजमा बनाया है। घर में कोई भी नहीं है। चलो आज तो यही चलेगा मेरे घर, क्योंकि अब तक मेरे घर में खाना ही नहीं बना है। रज्जो सारा राजमा एक पतीले में डालकर ले जाती है। घर में शांति तो थी नहीं और राजू नहाने गया था और रज्जो को राजमा की खुशबू इतनी अच्छी लगती है जिसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाती। अब कुछ देर बाद राजू नहा कर निकलता है। अब जल्दी से खाना खा लेता हूँ, वरना खेत जाने में देर हो जाएगी। मुझे लगता है शायद माँ भी नींद में थी, खाने के लिए कह के चली गई, जबकि खाना बनाया ही नहीं। अब क्या करूँ, भूखे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, चला जाता हूँ ऐसे ही। तभी राजू अब घर से भूखे ही खेत के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में राजू की माँ शांति उसे मिलती है। राजू, खाना तो खा लिया है ना, भूखे तो नहीं आया है? ये माँ ऐसे क्यों कह रही है, जबकि खाना तो घर में था ही नहीं। लगता है मुझे देखने में गलती हो गई, लेकिन मुझसे गलती कैसे हो सकती है, जबकि मैंने तो पूरे रसोई में खाना सही से ढूंढा था। तो कुछ बोलता क्यों नहीं है, क्या बात है? हाँ माँ, खा लिया है खाना। खेत के लिए देर हो रही है, चलता हूँ मैं। इतना कहकर राजू खेत की तरफ चल पड़ता है और शांति घर आती है और घर का काम करने के बाद में जब खाना खाने बैठती है तो देखती है कि खाना रसोई में है ही नहीं। अरे ये क्या, नहीं राजमा है नहीं रोटी है, बल्कि मैंने तो दोपहर का खाना बना दिया था ताकि राजू जल्दी आए तो खाकर फिर काम पर चला जाए। राजमा तो राजू को कुछ खास पसंद नहीं है और वो 4-5 जो रोटियां खाएगा, लेकिन सारा खाना गया तो गया कहाँ? भूख भी बहुत तेज लगी है, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर राजमा और रोटी गई तो गई कहाँ। अरे शांति, क्या ढूंढ रही है बर्तन पटक पटक कर? मुझे मेरे घर तक आवाज आ रही है, तो मैंने कहा चलो देखूं जरा शांति के घर में बर्तन पटकने की क्यों आवाज आ रही है। अरे क्या बताऊं रज्जो, मैंने सुबह राजमा रोटी बनाई थी। राजू को उठकर कहा मैं जमींदार जी के घर जा रही हूँ, तो उठकर नहा कर खा ले और खेत के लिए निकल जा। मुझे क्या पता था उसे इतनी भूख लगी थी कि 4 लोगों का खाना अकेले खा गया या किसी को दे आया, भगवान ही जाने। चलो अच्छा है, शांति को लग रहा है कि उसके बेटे ने ये सब किया, लेकिन सच कहूँ तो राजमा रोटी बनी बहुत टेस्टी थी। आज आने दे, उसकी खैर नहीं। मुझे पता है वो इतना खाना नहीं खा सकता है, लेकिन जरूर वो किसी को देकर आया है ये सारा खाना। ये तो मैं भी कहूँगी बहुत ही ज्यादा गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा ये सब छोड़ और तू बता, तूने क्या बनाया आज खाने में? कुछ अच्छा बनाया हो तो 2 रोटी पर थोड़ी सी सब्जी ले आ। अरे नहीं नहीं शांति, आज तो मैंने खुद ही कुछ नहीं बनाया, मैं भी तुझसे मांगने का सोच रही थी। चल ठीक है, मुझे दोबारा कुछ और बनाना पड़ेगा। अब शांति खिचड़ी बनाकर खुद खाती है और राजू के लिए भी रख देती है। अब दोपहर के करीब 2 बजे राजू घर आता है और अपनी माँ शांति से कहता है, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तो जल्दी से खाना लगा दो। और क्या बनाया खाने में आज, कुछ बताओगी नहीं? क्यों, सुबह सारा राजमा रोटी खाकर तेरा पेट नहीं भरा और अब भी तुझे ज्यादा भूख लग रही है तो खिचड़ी बनाई है, खा ले जाकर। माँ ये आप मुझसे कैसे बात कर रही हो, और कौन से राजमा रोटी की बात कर रही हो आप? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ये क्या बनाया था क्या नहीं। और मैं सुबह भी भूखा ही गया था क्योंकि मुझे कहीं खाना मिला ही नहीं। देख, अगर तूने राजमा रोटी किसी को दी है ना तो सच सच बोल दे, और अगर खाई है तो भी सच बोल दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। माँ मैं आपके सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैंने सुबह का खाना खाना तो दूर की बात है, देखा तक नहीं। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका बेटा इतना भुक्कर है तो ठीक है माँ, मुझे आज खाना ही मत दो।
शांति को अब समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर खाना गया तो गया कहाँ। जबकि राजू ने भी अब कसम भी खा ली थी कि खाने को तो उसने देखा ही नहीं था, और वो गुस्से में खेत लौट जाता है। खाना तो मैं रख कर गई थी, अगर कोई मेरे घर में घुसकर राजमा रोटी भी ले जाता है तो बर्तन भी तो होने चाहिए ना। और पिछले कुछ समय से मैंने किसी को कुछ दिया भी नहीं है, लेकिन कौन ऐसी ओछी हरकत कर सकता है। शांति अब रज्जो के घर पहुंचती है, जहां उसकी बहू चंदा होती है। अरे रज्जो की बहू, रज्जो घर पर नहीं है क्या? नहीं नहीं काकी, वो तो खेत गई है सब्जी लाने। आइए ना, आप बैठिए। अरे नहीं नहीं बहू, मैं बैठने नहीं आई हूँ, मैं तो बस अपना बर्तन लेने आई हूँ। मुझे मेरी एक पतीली मिल नहीं रही है, मैंने सोचा रज्जो से पूछ लूँ कहीं गलती से आ तो नहीं गया। अरे गलती से क्यों आएंगी काकी? माँ जी सुबह ही तो एक पतीला राजमा और रोटी लेकर आई थी। कह रही थी आपने उन्हें खाना बनाने से मना किया है। वैसे राजमे का क्या स्वाद था, खाकर तो मजा ही आ गया। अरे मैं भी बता कितना भूलने लगी हूँ, मैंने ही तो सुबह दिया था रज्जो को राजमा और रोटी। क्या काकी, आप भी अच्छा मजाक कर लेती हैं। भला रोटी तो आप बहुत अच्छी बनाती हैं, एकदम मुलायम। हाँ वो तो है, राजू को सूखी कड़क रोटी खाने की आदत नहीं है ना। ये लो काकी आपकी पतीली, और अब जब भी राजमा रोटी बनाओ तो एक कटोरी राजमा याद से भेज देना। वैसे आज तो पूरा दिन ही खाना नहीं बना। अब शांति को पता चल चुका था कि आखिर उसकी सुबह बनाई हुई राजमा रोटी कहाँ गई। अब अगली रोज शांता फिर से राजमा और रोटी बनाती है और रज्जो के कान तक ये बात डाल देती है कि उसे सुबह कहाँ जाना है, लेकिन वो जाती कहीं नहीं। और रज्जो भी जो पहले एक बार चोरी कर चुकी थी, तो अब रज्जो का मनोबल और भी बढ़ जाता है और वो राजमा रोटी लेकर जैसे ही जाने लगती है, घर के गेट पर उसे शांति और राजू दिखते हैं। ओहो रज्जो काकी, क्या चोरी कर रही हो आप? फंस गई ना माँ के जाल में। अरे शांति, तू तो कह रही थी कि तुझे काम है, और तुझे मैंने जमींदार के घर भी जाते हुए देखा था, फिर तू यहाँ कैसे? अरे ये पतीले का मुझे काम था, मैं तो बस सोच रही थी कि सब्जी किस बर्तन में डालूं। देख रज्जो, अब कोई फायदा नहीं है भाईयात से बहाने बनाने का, क्योंकि सच सामने है और कल ही मुझे तेरी सच्चाई का पता चला। वैसे मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मुझे माफ कर दे, तू तो जानती है मैं खाने में कभी भी शर्म नहीं करती हूँ। अगर तुझे इतना ही मन कर रहा था खाने का तो तू मुझे बोल देती, तुझे अपने हाथों से राजमा रोटी देती। लेकिन नहीं रज्जो, तूने मेरे घर से राजमा रोटी चोरी की। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा रज्जो। ये ले तू अपनी राजमा, ये रोटी भी खा ले, लेकिन मुझसे बातचीत करना बंद मत कर शांति। तेरे बिना मेरा कौन है जो मेरे ताने गालियाँ सुख दुख सब सुनता है। मैं तुझसे माफी मांग रही हूँ। देख रज्जो, मैं चाहूँ तो अभी तुझे 4 गांव में बदनाम कर दूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ। शांति रज्जो को चोरी करते हुए पकड़ लेती है। दोनों में इस बात को लेकर वाद विवाद भी होता है, लेकिन खाने के लिए शांति भी रज्जो को माफ कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।